Hi. The purpose of education is to make good human beings with skill and expertise. Enlightened human beings can be created by teachers. Srajan India.1 is for quality learning and education, remembering the missile man who ignited a billion minds, Bharat Ratna Dr. APJ Abdul Kalam Sahab. A random act of kindness, no matter how small, can make a tremendous impact on someone else's life. Today is 27th of July 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. This is Telegram quiz. Every day in morning we are having 5 such multiple choice questions. Join our Telegram channel. This is quiz number 86. North Eastern Railway नॉट रिकॉग्नाइज्ड है बाय यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, बाकी दार्जिलिंग, नीलगिरी और कालका शिमला रिकॉग्नाइज्ड है। भारतमाला प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू इम्प्रूविंग रोड कनेक्टिविटी। रेणुकूट जो है वो जाना नहीं जाता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए, यहाँ पे एल्यूमिनियम है। डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट काउंट नहीं होता है, नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ रेवेन्यू रिसीट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। और जो सॉफ्ट लोन विंडो वर्ल्ड बैंक का IDA को बोला जाता है, इंस्टीट्यूशन IDA। आज के सवाल है, अमंग द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व्स विच वन हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट? क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। In particular plant species, if a particular plant species is placed under Schedule 6 of the Wildlife Protection Act 1972, तो उसका implication क्या होगा? इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है? Which one of the following statements best describes the term social cost of carbon? Social cost of carbon, it is a measure in monetary value of what? Which of the following orbits are more suitable for placing communication satellites? Which of the following satellites is considered to be India's first multi-wavelength satellite? इनमें से करेक्ट आंसर क्या है? स्पेस ऑब्जर्वेटरी। आज की वोकैबुलरी है कॉन्ड्यूस। इसका मतलब होता है हेल्प टू ब्रिंग अबाउट, उत्पन्न करना, क्रिएट करना, ब्रिंग अबाउट, कंट्रीब्यूट करना, सृजन करना। फ्लूक का मतलब होता है संयोग, चांस, कोइंसिडेंस, एक्सीडेंट। स्मिजन का मतलब होता है थोड़ा, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग। सफ्यूज मीन्स होता है फैलाना, ग्रेजुअली, स्प्रेड थ्रू और ओवर। एक्सपाउंडेड का मतलब होता है प्रस्तुत करना, प्रेजेंट एंड एक्सप्लेन सिस्टमेटिकली एंड इन डिटेल। सो ये वोकैबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। ये सी सेट है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ट्राई टू आंसर दीज 2 क्वेश्चंस। सी सेट 1 और 2 क्वेश्चन, पैराग्राफ एटसेट्रा आप डे बाय डे बेसिस पे करते जाओ, किसी भी टाइप की कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। एक 32 वीडियोस का प्लेलिस्ट है, उसको भी आप पूरा कंप्लीट देख लो, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जस्ट प्रैक्टिस 1 और 2 3 क्वेश्चंस ऑन डेली बेसिस। जब एग्जाम आएगा तो आप सी सेट के एंड से GS पेपर 2 से बहुत कंफर्टेबल रहेंगे। सारा एनर्जी फोकस GS 1 में हम लगाएंगे। ओके, सो फॉलो दिस स्ट्रैटेजी। देन दिस इज न्यूज बाइट्स। आज है श्यामलाल गुप्त जी की रचना है विजय विश्व तिरंगा प्यारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। दिस ब्यूटिफुल पिक्चर, दिस इज इनक्रेडिबल इंडिया। और ये है हवा महल। हवा महल, हवा महल किसने बनाया था? आंसर हवा महल। और इसको हवा महल क्यों बोलते हैं? आर्किटेक्चर में ऐसा क्या स्पेशलिटी है इसका हवा महल? देन लुक एट दिस स्टैम्प, मोमेंट्स विद तिरंगा। ये पहला स्टैम्प है इंडिपेंडेंट इंडिया का जिसमें तिरंगा है। 15 अगस्त 1947, 21 नवंबर 1947 को ये स्टैम्प रिलीज हुआ था और स्लोगन था जय हिंद। साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल का है। इसमें 41.74% मैनग्रोव एरिया जो कंट्री का है वो पूरा इस 24 परगना से आता है। 24 परगना वेस्ट बंगाल। फ्लड्स का ओवरऑल इंडिया में काफ़ी फ्लडिंग हो रहा है, अर्बन फ्लड्स भी है और रिवर्स में भी फ्लड्स आ रहे हैं। तो इसमें NDMA की गाइडलाइन क्या बोलती है? जब भी डिजास्टर होता है तो उसमें 3 फेजेस होते हैं। एक होता है प्री, एक होता है ड्यूरिंग और एक होता है पोस्ट। प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट। तो बिफोर फ्लड क्या करना चाहिए? नंबर 1 रूल होता है
रूमर्स को नहीं मानना है, इग्नोर रूमर्स, डोंट स्टे काम एंड डोंट पैनिक। मोबाइल फ़ोन्स जो हैं आपके उनको चार्ज रखो ताकि कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाए, इमरजेंसी कम्युनिकेशन। रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर सबसे अपडेट लेते रहो। कैटल एनिमल्स की सेफ्टी इंश्योर कराओ। इमरजेंसी किट होना चाहिए जिसमें एसेंशियल आइटम्स हैं। मेडिकेशन आपके पास होना चाहिए। स्नेक बाइट, डायरिया जैसे केसेस होते हैं जब फ्लड्स आते हैं। वैल्यूएबल्स जो हैं उसको आप वाटर प्रूफ में रखो, अपने आइडेंटिटी कार्ड्स या फिर मार्कशीट्स वगैरह, इंपॉर्टेंट पेपर्स। जब फ्लड आ रहा है तो फ्लडेड एरिया में नहीं जाना है, फ्लड वाटर में नहीं जाना है, और सूटेबल फुटवेयर होना भी ज़रूरी है बिकॉज पानी में समझ नहीं आता कि नीचे क्या है। सीवरेज लाइन, गटर, ड्रेन, इन सब से दूर रहना है बिकॉज एट टाइम्स हमें ये दिखता नहीं है और हम इस पर गिर जाते हैं। इलेक्ट्रिक पोल से दूर होना है वरना इलेक्ट्रोक्यूशन का खतरा होता है। हमेशा फ्रेशली कुक्ड फूड खाना है, पानी गर्म करके पीना है, क्लोरीनेटेड वाटर। डिसइंफेक्टेंट को रखना है बिकॉज जब फ्लड्स आते हैं तो रैप्टाइल्स भी आ जाते हैं, इंसेक्ट्स भी होते हैं, मॉस्किटोज भी होते हैं, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। इवैक्यूएट करना है तो फर्नीचर, अप्लायंस, बेड्स, टेबल्स सब प्लेस करो, टेबल पे रखो। जो सैंड बैग्स हैं उसको आप रखो, ये पानी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और पानी फैलने नहीं देते। पावर एंड गैस कनेक्शन ऑफ रखो, इमरजेंसी किट रेडी रखो। डीप अननोन वाटर में नहीं जाना है, हाथ में एक स्टिक रखो, उससे सामने आप चलते वक्त आगे का जो सरफेस है उसका मेजर लेते जाओ, और ऑफिशियल्स जो बोल रहे हैं उसको फॉलो करो। फेस मास्क, सैनिटाइजर एट्सेट्रा आपके पास होना चाहिए। आफ्टर फ्लड्स भी फ्लड वाटर्स के पास नहीं जाना है, इलेक्ट्रिकल गुड्स से दूर रहना है, स्पेशली बच्चों को यहाँ से दूर रखना है, इलेक्ट्रिक पोल्स एट्सेट्रा। फ्लड वाटर वगैरह में उसका गंदा पानी इस्तेमाल नहीं करना है, मलेरिया का ध्यान रखना है। टॉयलेट, टैप वाटर में भी अगर सीवेज डैमेज हो गया है तो डू नॉट यूज़। ऑलराइट, सो ये कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जिससे जो फ्लडिंग है, ये डिज़ास्टर है, इसके इम्पैक्ट को हम मिटिगेट कर सकते हैं। अब ये सारी बातें ऑफिशियल एनडीएमए की है, सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज 27th of July 2022 आंसर राइटिंग। पहला जो कल हमने एथिक्स की क्लास में पढ़ा था, हाउ कुड सोशल इन्फ्लुएंस एंड पर्सुएजन कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। ये दो कीवर्ड है, पर्सुएजन और सोशल इन्फ्लुएंस। ये जो सवाल है ये एथिक्स का सवाल है, तो ऐसा नहीं कि आप सारा शब्द स्वच्छ भारत अभियान पे खर्च कर दो। ये बस एक यहाँ पे जरिया है, आपको बताना है एथिकल बिहेवियर, आपको इस पे ज़्यादा हाईलाइट करना है। प्रिपेयर अ नोट ऑन द रोल एंड फंक्शनिंग ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक अच्छा सा नोट तैयार करें। सो दीज आर क्वेश्चंस फॉर टुडे। नाउ दिस इज 27th of July, दिस इज टुडेज न्यूज़पेपर। बिफोर दैट ये आपके सबमिशंस हैं। आंसर लिखना बहुत आसान है, गो टू अवर वेबसाइट और यहाँ पर जो आंसर पेन एंड पेपर में आप लिखते हो उसको यहाँ पर लॉग इन करके आप सिंपली पोस्ट कर दो। फोटोग्राफ क्लिक करके आप यहाँ पे पोस्ट कर दो, और आप हिंदी में भी आंसर्स लिख सकते हो। सी, सत्येंद्र ने कितना अच्छा आंसर लिखा है। सी, हमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप आंसर लिखो, ऑटोमेटिकली आप 90% स्टूडेंट से बेटर हो, 99% स्टूडेंट से बेटर हो। पहले लिखो तो सही आंसर राइटिंग, फिर उसके बाद जो अगली 10% होता है कि हम कैसे और फाइन ट्यून करेंगे एट्सेट्रा, दैट कम्स लेटर, बट बिफोर दैट यू हैव टू स्टार्ट। और एक बार आप स्टार्ट करोगे आपको खुद ही समझ में आने लग जाएगा ये सही लिख रहे हैं या गलत जा रहे हैं। इट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस, ओके। तो द आइडिया इज राइट, प्रैक्टिस, एंड दिस इज सच अ गुड आंसर, वेरी गुड। नैतिकता बाधित होती है, मूल्य प्रेरित होती है। अब हमने इसे क्लास में अच्छे से डिस्कस किया, आंसर राइटिंग भी हो गया, दैट्स अ रियली गुड थिंग। हमारा पूरा टॉपिक भी तैयार हो गया। तो पार्टिसिपेट, एक्ट। अंकित ने आंसर राइटिंग स्टार्ट किया, आई एम सो हैप्पी। सी, जितना आप लिखोगे आपकी राइटिंग, लैंग्वेज, प्रेजेंटेशन, हर चीज़ रिफाइन होता जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है लिखना, स्पेशली जो वर्किंग ऑफिशियल्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनको तो ज़रूर से आंसर राइटिंग लिखना चाहिए बिकॉज स्कूल कॉलेज छोड़े हुए बहुत टाइम हो गया है आपको। अभी आप उस स्टूडेंट मोड में आओ, लिखो, राइट करो एवरी डे, ओके। सुमन, सी दिस इज़ सो गुड, वंडरफुल, दिस इज़ रियली रियली गुड। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, इसी तरीके से कंटिन्यू करना है। सिमिलर इज विद राम नरेश, ही इज़ डूइंग रियली रियली गुड। सी, सारे वैल्यूज़ यहाँ पे बताया आपने, देन डिफ्रेंशिएट किया, नेशनलिज्म एग्जाम्पल बताया। सी, हमें एक दूसरे की कॉपी भी देखना है, बाकी कॉपीज़ हमने कल ऑलरेडी देख लिया था। अब +2 साइकिल है, तो कल हम 26th of July का डिस्कशन करेंगे, 26 जुलाई का। इसके भी ये 2 सवाल हैं।
पहला सवाल है कि मोरल थिंकर्स और दूसरा अगेन एथिक्स का है। तो इसमें देखो कुछ सबमिशंस आ चुके हैं, इन सबमिशंस को आप देखो, इनसे आइडिया भी लो और जो क्लास हुआ था उसको भी रीवॉच करो, देन ट्राई टू फ्रेम योर आंसर। कल का जो क्लास था, कल हमने प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्लासेस थी, आज भी प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्लासेस होगी। आज हम ये एलपीजी पूरा कंप्लीट कर लेंगे प्रीलिम्स में, और मेंस में आज हम चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करेंगे, एप्टीट्यूड फाउंडेशनल वैल्यू, दिस चैप्टर नंबर 3। तो हमारा इसमें इसी मंथ में हम ये कोशिश करेंगे पूरा कंप्लीट होना, GS 4। अब इसके बाद 8 PM पे क्लास है, 9 PM पे प्रीलिम्स है, और 10 PM ऑनवर्ड्स हम गूगल मीट में सेशंस लेंगे, जिसमें जैसे लास्ट डे हुआ था, देयर विल बी सो मेनी स्टूडेंट्स विल टॉक एंड डिस्कस। ओके, सो ये 10 PM पे आफ्टर प्रीलिम्स क्लास गूगल मीट सेशंस होंगे। सो 8 PM मतलब मेंस, 9 PM मतलब प्रीलिम्स, और 10 PM मतलब गूगल मीट में इंडिविजुअल सेशंस, उसमें डाउट्स एटसेट्रा सब 2-वे कम्युनिकेशन होगा, विल डू दैट। ओके, सो दिस इज अवर प्लान फॉर टुडे। अब हम न्यूज़पेपर में आते हैं। कैन प्रॉमिस ऑफ इरेशनल पोल फ्रीबीज बी कर्ब्ड, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से कहा। अब देखो हम इस लाइन को कितने टाइम से फॉलो कर रहे हैं कि जो फ्रीबीज का कल्चर है, जो साउंड इकोनॉमिक्स होनी चाहिए वो ज़रूरी होती है। जैसे हमने प्रीलिम्स बैच में भी देखा, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, इतने सारे जो सरकारी कंपनीज हैं, सरकारी जो एंटरप्राइजेज हैं, वो सब लॉस मेकिंग चले जाते हैं, बिकॉज वहाँ पे वेलफेयर फ्रीबीज पे कुछ ज़्यादा एम्फेसिस होता है और साउंड इकोनॉमिक्स होती नहीं है। अब खर्चे बहुत ज़्यादा हैं और मुनाफा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो बिजनेस तो बंद करना ही पड़ेगा ना। सो दैट इज़ वाई ये जो फ्रीबीज का कल्चर है, इवन श्रीलंका का एग्जाम्पल भी हमने देखा, इस पर चेक लगना ज़रूरी है। सी, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सेंटर से, फाइनेंस कमीशन से भी पूछा कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है जब भी चुनाव आता है। वो बहुत फ्रीबीज का कल्चर, कुछ भी फ्रीबीज टाइप डिफरेंट इनिशिएटिव्स वो लेती है, वेरियस टाइप्स ऑफ इनिशिएटिव्स। अगर वो इनिशिएटिव्स विद इन द फ्रेमवर्क है या फिर वो साउंड इकोनॉमिक्स में, देन इट इज गुड। सी, वी आर नॉट सेइंग कि हम प्योरली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, नो, वी आर अ वेलफेयर स्टेट एज वेल, वेलफेयर स्टेट एज वेल। जो हॉब्स का कॉन्सेप्ट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, वो भी फॉलो करना है। बट द आइडिया इज, अगर ये जो फ्रीबीज है, ये फ्रीबीज जो वेलफेयर है, ये फ्रीबीज की एक्सट्रीम पे चला जाता है, तब इस पे एक सवाल उठना ज़रूरी है। बिकॉज उसमें क्या होता है कि साउंड इकोनॉमिक्स होती नहीं है। स्टेट्स में एट टाइम्स ये देखा जाता है कि उनके पास पैसे नहीं है और जितना लिमिटेड पैसा है वो उन्होंने फ्रीबीज में लगा दिया। अब उनके पास पैसे नहीं है, वो डेफिसिट में चले गए, एंड देन दे आस्क टू सेंटर या फिर अदर रिसोर्सेज से लोन, डेट एट्सेट्रा। इसी सब चीज़ों से डेट क्राइसिस जैसी सिचुएशन भी डेवलप होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा साउंड इकोनॉमिक्स होना भी ज़रूरी है। और देखो, it is not about freebies, it is about irrational freebies, irrational freebies. It is not against welfareism, वेलफेयर के अगेंस्ट नहीं है, वेलफेयर होना चाहिए, इट इज़ मैंडेट, बट इरेशनल फ्रीबीज पे एक चेक लाइन ड्रॉ करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी थे, KM नटराज, सेंटर का पोजीशन बताया। इन्होंने कहा कि अब इसमें हम और थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे, बट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट स्टैंड ले रहा है। ECI का क्योंकि मैंडेट होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना। अब चुनाव के ठीक पहले कुछ ऐसे इरेशनल फ्रीबीज आ जाते हैं, तो ये तो काइंड ऑफ ब्राइब हो गई, वोटर्स को ब्राइब दिया जा रहा है, और इससे फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा नहीं, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मैंडेट डिफीट हो गया। तो दैट इज वाई whether such policies are financially viable or has adverse effect on the economic health of the state is a question that has to be considered and decided by the voters of the state, voters of the state. तो एक certain maturity voters में भी required है। Then can you suggest something how to control these freebies? जैसे सवाल उठा यहाँ पे। अब एक तरीका ये भी हो सकता है कि फाइनेंस कमीशन जो है किस आर्टिकल में आती है, टेल लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर अ वेरी शॉर्ट नोट ऑन फाइनेंस कमीशन। 15th फाइनेंस कमीशन पे हम फोकस रखेंगे, बट इन जनरल फाइनेंस कमीशन एज एन इंस्टीट्यूशन पे भी एक हम शॉर्ट नोट प्रिपेयर करते हैं। तो फाइनेंस कमीशन है, अब ये फाइनेंस कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, 15th फाइनेंस कमीशन भी अभी आई थी। तो द आइडिया इज क्यों ना फाइनेंस कमीशन को रोप इन करें और वो स्टेट की हेल्थ, उनका इकोनॉमिक जो डिसीजन मेकिंग है एट्सेट्रा को यहाँ पे फैक्टर इन करे, एग्जामिन करे वेदर ऑफर्स ऑफ फ्रीबीज वायबल है या नहीं है।
तो इज इट अ ब्राइबरी? अब एक सवाल उठता है, क्या फ्रीबीज वोट लेने के लिए एक ब्राइबरी बन गया है, एक जरिया बन गया है? दिस इज अ क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे हमारे चुनावों की सैंक्टिटी डिपेंडेंट है। Political parties shall not promise distribute irrational freebies from the public funds before election to be inserted in the election symbols order of 1968। तो यहाँ पे एक ऐसा भी डिमांड आया है। There is no provision for de-recognizing a political party for distribution of irrational freebies। आज की डेट में ECI ने कहा ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, बिकॉज पॉलिटिकल पार्टीज को सिंबल्स और रिकॉग्निशन कौन देता है? ECI देता है, ECI। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा अभी चल रहा है कि फ्रीबी जो कल्चर है इस पे साउंड इकोनॉमिक्स होना चाहिए, तो किस तरीके से होना चाहिए और लाइन कहाँ ड्रॉ होनी चाहिए जो डिफ्रेंशिएट कर पाए वेलफेयर को और फ्रीबीज को। ओके, देन दिस इज लिकर क्लेम्स 36 लाइव्स इन ड्राई गुजरात। ओके, सो दिस इज अगेन वन थिंग जो हमें बताता है कि हम अगर स्टेट अगर कोई एक्शन लेता है, ऑफिशियल चैनल के थ्रू समथिंग को बैन करता है, ब्लॉक करता है, तो एट टाइम्स वो बैन और ब्लॉक का कल्चर डिलीवर नहीं होता है ऑन ग्राउंड। दिस वे और दैट वे वो कंटेंट वहाँ पे जो लिकर है वो पहुँच जाता है, और फिर वो जो होता है बिकॉज वो इलीगल होता है, इसमें लाइक इनएप्रोप्रिएट भी होती है ये, और इससे फिर सर्टेन टाइप ऑफ दिस ट्रेजेडीज होती है। तो इससे दो नुकसान हो रहे हैं। एक नुकसान तो ये हो रहा है कि इलीगल जो हो रहा है उसको कर्ब तो हम कर नहीं पा रहे हैं, तो एक पैरेलल इकोनॉमी चल गई। दूसरा, स्टेट को जो रेवेन्यू मिलता था नॉर्मल अल्कोहल का ऑफिशियल सेल से वो भी स्टॉप हो गया, तो एक डबल वहमी भी हो जाती है। तो अगेन इसमें भी कुछ ऐसा ब्लैक एंड वाइट नहीं है, बिकॉज इंडिया के ज़्यादातर स्टेट्स में लिकर सेल अलाउड है, गिनती के कुछ ही स्टेट्स में लिकर सेल बैन है। उन स्टेट्स के नाम बताइए। सो द पॉइंट इज़, ये एक अगेन लॉ एंड ऑर्डर का भी सवाल है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी सवाल है, और इसमें एथिकल पॉइंट भी है, एथिकल पॉइंट भी है। तो इट इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न। दिस इज़ रूटिंग आउट। अब जैसे ये है, यहाँ पे इतनी जो लिकर बॉटल जो सीज किया है एक्साइज केस में, उसको ऐसे डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। अब इसमें आपका क्या व्यू पॉइंट है? ऐसे डिस्ट्रॉय करना इज इट अ गुड थिंग, और इसको सेल या फिर सर्टेन अदर यूज़ में गवर्नमेंट इससे रेवेन्यू भी कलेक्ट कर सकती है। व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड? तो दिस इज़ रूटिंग आउट। और इसके फेवर में ये भी एक जाया जा सकता है, बताया जा सकता है कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी डिलीवर देने की कोशिश की जा रही है। सो रूटिंग आउट। स्पेक्ट्रम ऑक्शन बिड्स वर्थ 1.45 लाख करोड़ प्लेस्ड ऑन डे 1। तो 5G का ऑक्शन चालू है, 5G ऑक्शन है। दिस इज़ अ गुड थिंग। सब कुछ अगर प्लान के अकॉर्डिंग होता है, टाइम टेबल फॉलो होता है, तो सितंबर अक्टूबर बाय नवंबर हमें 5G के कुछ केसेस देखने को मिल जाएंगे डिप्लॉयमेंट। और नेक्स्ट जो 2023 ईयर होगा इसमें फुल थ्रॉटल 5G का हम एडॉप्शन कर देंगे, विच इज़ अ गुड थिंग। वरना पहले क्या हुआ था, 3G वर्ल्ड में बहुत पहले आ गया, इंडिया में सालों सालों बाद आया। 4G का भी यही स्टोरी रहा। अब 5G हम नियर पैरेलल आएंगे, वर्ल्ड में भी 5G डिप्लॉयमेंट हो रहा है, इंडिया में भी होगा, तो दिस विल बी अ गुड थिंग। रशिया जैसे ISS को लीव कर रहा है। व्हाट इज़ ISS? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। वैसे भी ISS की लाइफ अभी ओवर होने वाली है, और अभी रशिया यूक्रेन क्राइसिस, वेस्टर्न वर्ल्ड्स के साथ जो डिफरेंसेस क्रिएट हुए, तो रशिया यहाँ पे अब बोल रहा है हम इसको स्किप करेंगे और हम अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाएंगे। तो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ये लार्जेस्ट मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन है। मॉड्यूलर मतलब इट इज़ साइज ऑफ फुटबॉल फील्ड के बराबर है। अब इतने बड़े साइज़ को एक साथ तो डिप्लॉय करना डिफ़िकल्ट था, तो हमने क्या किया, बहुत सारे कंपोनेंट्स अलग अलग रॉकेट्स मिशंस के थ्रू स्पेस में भेजे और उनको स्पेस में असेंबल किया। सो ये एक मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन है, लो अर्थ ऑर्बिट पे है, मल्टीनेशनल कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है। 5 पार्टिसिपेटिंग स्पेस एजेंसीज थी, नासा, रॉसकॉस्मोस, जाक्सा, ESA एंड CSA कनाडा। तो ये 5 थी। अब इसमें से जो रशिया है, रशिया यहाँ से हट रहा है। तो 1998 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। ये लो अर्थ ऑर्बिट पे है, तो कई बार अर्थ से दिखता भी है। सबसे एक्सपेंसिव ऑब्जेक्ट एवर है। 92 मिनट्स में ये अर्थ का एक चक्कर काट लेता है, रिवॉल्यूशन। 230-286 माइल्स अबव द अर्थ है, 17,500 माइल्स पर आवर स्पीड से चल रहा है, और बिल्ट बाय दीज मैनी पीपल फ्रॉम 16 कंट्रीज। तो 1998 में है, 20 साल कुछ इसका लाइफ माना गया था। 2030 तक प्रोबेबली ये कंटिन्यू होगा।
तो दिस इज ISS। अब इसमें चाइना अपना अलग ही लेवल प्लेयर, अलग गेम खेल रहा है। चाइना का भी एक अलग स्पेस स्टेशन एंड दिस यान बनाने की कोशिश है, उसका नाम क्या है? चाइनीज स्पेस स्टेशन। ओके, सो दिस इज रशिया एंड ISS। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। ये रेयर फ्लाइट है अंटार्कटिक्स लाइट मैंटल्ड एल्बाट्रॉस टू तमिलनाडु इंट्रीग्स रिसर्चर। सी एल्बाट्रॉस, ये एक बहुत बड़ा बर्ड होता है एल्बाट्रॉस। एल्बाट्रॉस यूजुअली अंटार्कटिका का है, तो इंडिया में नहीं होना चाहिए, बट रामेश्वरम, गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क, एडम्स ब्रिज में ये यूनिक मैरीन इकोसिस्टम में ये बर्ड मिला। एशिया का फर्स्ट साइटिंग है लाइट मैंटल्ड दिस एल्बाट्रॉस। ये अंटार्कटिक सी में रहता है, नेटिव है, बट इंडियन ओशन दिस कन्याकुमारी में भी मिला ये। फर्स्ट एशियन रिकॉर्ड है लाइट मैंटल्ड एल्बाट्रॉस का रामेश्वरम तमिलनाडु में, और इसको यहाँ पे जर्नल किया। अभी एक चीज़ और बता रहा है, बर्ड्स के लिए दिस इज़ नॉट अ न्यू थिंग। बर्ड्स बहुत माइग्रेट करती है, माइग्रेटरी बर्ड्स है, इंटर कॉन्टिनेंट इनका माइग्रेशन भी होता है, बट दिस टेल्स कि ये स्पीशीज़ अपनी जो डायरेक्शन है, जो रेगुलर सेटलमेंट है, वहाँ से भी दूर जा रही है। तो दिस अगेन टेल्स कि क्लाइमेट चेंज इज़ अ रियलिटी, और पैटर्न जो स्पीशीज़ का है वो बदल रहा है। ये बर्ड्स जो होती है, ये अर्थ की ग्रेविटी, इनका विंड पैटर्न, डायरेक्शन, इन सब से ये नेविगेशन करती है, बर्ड माइग्रेशन। अब ये लाइट मैंटल्ड एल्बाट्रॉस है, दिस इज पेलाजिक हैबिट्स है इसकी, सरकम पोलर डिस्ट्रीब्यूशन सदर्न ओशन में होता है। सेवरल सब अंटार्कटिक आइलैंड्स में इसका ब्रीडिंग होता है। दीज आर द नेम्स ऑफ ऑल दीज आइलैंड्स। इनको एक बार आप अपने दिस मैप में देखना, एटलस में देखना। कोल्ड अंटार्कटिक वाटर में होता है, अब साउथ में पैक आइस इन समर। तो दिस इज अल्बाट्रॉस। अब अल्बाट्रॉस है, इसका IUCN स्टेटस है नियर थ्रेटन, एंड वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन इसकी 21,600 समथिंग है 1998 एस्टिमेट के अकॉर्डिंग। सो दिस इज अल्बाट्रॉस। देन दिस इज द फर्स्ट एडिटोरियल, स्क्वायर ऑफ। See, India wins medals or not, the staging of the chess Olympiad will give chess a boost. Actually क्या होता है, हम किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं तो पूरे वर्ल्ड से प्लेयर्स आते हैं, एथलीट्स आते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन्स आते हैं। वो इंडिया में अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो इससे हमारी GDP को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि GDP क्या होता है, इंडियन टेरिटोरी में एक साल में जितनी गुड्स एंड सर्विसेज हुआ। तो अगर फॉरेनर एथलीट इंडिया में आके कुछ खर्चा करते हैं तो वो हमारी GDP में आएगा। क्या वो हमारी GNP में भी आएगा? टेल। ओके, सो ये GDP में वैल्यू एडिशन होगा। प्लस जब इतने सारे अच्छे प्लेयर्स इंडिया में आके परफॉर्म करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे हमारे यहाँ जो यंग जनरेशन है और जो मोटिवेशन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, तो ओवरऑल स्पोर्ट्स के लिए दिस इज़ अ गुड थिंग। सो मैग्नस कार्लसन इज लुकिंग लीड नॉर्वे टू इट्स फर्स्ट मेडल। सारे चैंपियंस यहाँ पे आ रहे हैं चेस के, दिस इज़ गुड। सिक्योरिटी हेल्थ वाइज और अदरवाइज भी हमें इंश्योर कराना पड़ेगा। इंडियन टीम्स कम अप विद मेडल विनिंग परफॉर्मेंसेस, तो ये और भी अच्छा होगा। डेस्परेट मेजर्स हैं, म्यांमार की हुंटा इज ओनली क्रिएटिंग मार्टर्स फॉर द रेजिस्टेंस थ्रू इट्स रेप्रेशन। मार्टर्स ऑंग सांग सूकी, और यहाँ की मिलिट्री को बोलते हैं तत्मादाओ, तत्मादाओ। तो फरवरी 2021 में यहाँ पे एक कू हो गया था, और जो इनकी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था। दिस इज मिलिट्री कू। सो दिस इज दैट। अब जो नेक्स्ट है, हुज GDP इज इट एनीवे? Is it time for political leaders to clamor for an overhaul of India's economic performance measurement framework? अब देखो, हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं ना, इकोनॉमिक्स में जिस स्टाइल से हम पढ़ रहे हैं वो ट्रेडिशनल नहीं है, बुकिश नहीं है, वो ज़्यादा रेलेवेंट एंड एप्लीकेशन बेस्ड है और करंट बेस्ड है। आज की डेट में जो ट्रेंड चल रहा है वो, जैसे आज की डेट जैसे GDP होता है, GDP एक रेगुलर क्लासिक पॉइंट होता है, क्लासिक टॉपिक होता है इकोनॉमिक्स का। GDP पे हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, GDP को समझते हैं, उसकी थ्योरी, प्रोसेसेस एट्सेट्रा। बट आज की डेट में GDP जो है उसको किस नज़र से देखा जा रहा है, ये लेंस हमें जानना भी ज़रूरी होता है। बिकॉज इकोनॉमिक्स जो स्पेशली एग्जाम ओरिएंटेड, सिविल सर्विसेज ओरिएंटेड है, ये ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स कम है, ये लेटेस्ट इकोनॉमिक्स ज़्यादा है। जैसे देखो, एक टाइम आया GDP के नंबर्स आने लग गए और फिर एक होड़ लग जाती है कि किसकी GDP कितना है, कंपटीशन आने लग जाता है एट्सेट्रा। बट दिस इज़ ऑल अबाउट नंबर्स, दिस इज़ ऑल अबाउट नंबर्स।
इससे कितना फ़ायदा हुआ जीडीपी ग्रोथ से इकोनॉमी को और पीपल को, व्हाट अबाउट दैट? जैसे एक स्टूडेंट है, वो केवल नंबर्स 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 नंबर्स, बट उसको समझ में कितना आया, लर्निंग कितनी हुई, उस लर्निंग का वो एप्लीकेशन कितना कर रहा है, इस लर्निंग से उसका लाइफ में क्या ईजी हो रही है चीज़ें, ये चीज़ अगर हम फोकस नहीं कर रहे हैं तो क्या केवल नंबर स्कोर करना एक सस्टेनेबल वे फॉरवर्ड होगा? नो। सेम इज़ विद जीडीपी। तो जैसे वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट निकालता है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में सारे कंट्रीज़ ने एक उसका पैटर्न समझ लिया और बस ईज़ ऑफ डूइंग रैंकिंग को इम्प्रूव करने में लग गए। अब ये एक्चुअल में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को रिफ्लेक्ट करना ही बंद कर दिया, तो फिर इस रिपोर्ट को पुल आउट करना पड़ गया। तो सिमिलरली जो जीडीपी है, जीडीपी का जो सिग्निफिकेंस होता था कि जीडीपी के बेसिस में हम कॉन्फिडेंटली बताते थे इकोनॉमी इज डूइंग गुड और नॉट, वो अब डीलिंकेजेस नज़र आ रहे हैं। जैसे कि इट इज़ सेफ टू से दैट एवरेज पर्सनस प्राइमरी एंड परहैप्स सोल कंसर्न अबाउट द इकोनॉमी इज द इकोनॉमी दे कैन अर्न। आमतौर पे एक आसान भाषा में आम नागरिक को क्या लगता है, इकोनॉमी अच्छा करे मतलब अब खूब पैसा आएगा, दे कैन अर्न मनी। ये डॉक्यूमेंटेड था बहुत टाइम से, जॉब होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, बट अब क्या हो रहा है कि जीडीपी नंबर तो सही हो रहे हैं, बट वेयर आर द जॉब्स, वेयर इज द एम्प्लॉयमेंट और प्रॉस्पेरिटी। सो जॉब्स हाई क्वालिटी फॉर्मल सेक्टर के बन रहे हैं, बट वाइड स्केल जॉब्स नहीं बन रहे हैं। तो अगेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी नहीं हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं हो रहा है। तो जीडीपी के नंबर एक्चुअल इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी से डिकपल होते जा रहे हैं। GDP growth matters to the average Indian only if it can generate good quality jobs and income for them. Employment in public and organized private sector में RBI ये डेटा पब्लिश करता है। तो पहले ये था कि अगर GDP 1% बढ़ती है तो 2 लाख नए जॉब क्रिएट होते हैं, बट अब GDP बढ़ती तो है बट जॉब क्रिएट नहीं होते, तो डिकपल हो गया है, दोनों में डिकपल हो गया है। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम। GDP ग्रोथ कॉमन पर्सन के लिए अब इतना रेलेवेंट नहीं रह रहा है। अब देखो, एम्फेसिस है कैपिटल ड्रिवन एफिशिएंसी में एट द कॉस्ट ऑफ लेबर एंड जीडीपी बीइंग एन इनएडिक्वेट मेजर। मतलब हमने, जैसे हम इनइक्वालिटी देखते हैं, जैसे एवरेज देखते हैं, 5 लोग हैं, एक ने 100 नंबर ले आए और बाकी सब 10 नंबर ही ला रहे हैं, तो एवरेज तो ऊपर हो जाएगा, बट ये वेल डिस्ट्रीब्यूटेड मार्क्स नहीं है। सो सिमिलर थिंग इज हैपनिंग हियर। इंडिया की इकोनॉमी ओवरऑल तो ग्रो कर रही है, बट वेल्थ कॉन्सेंट्रेट हो रही है सर्टेन फ्यू हैंड्स में, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा है। तो ये एक इनएडिक्वेट मेजर हो गया। एक नोबेल लॉरेट है साइमन कुजनेत, इनका कर्व भी होता है। व्हाट इज दैट? टेल साइमन कुजनेत कर्व क्या होता है और कुजनेत कर्व क्या बताता है। और इसने ये बताया, जीडीपी एज अ मेजर ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस नेवर इंटेंडेड इट टू बी सिंगल माइंडेड इकोनॉमिक परसूट फॉर अ नेशन। जैसे स्टूडेंट्स केवल नंबर लाने के पीछे पड़े हैं, वो ओवरऑल सब्जेक्ट अगर नहीं समझ रहे हैं तो वो क्या सस्टेनेबल होगा? नहीं होगा। तो इसी तरीके से कंट्रीज केवल जीडीपी ग्रोथ में लगी है, बट वेल्थ और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पे ध्यान नहीं जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट पे नहीं जा रहा है। दिस इज़ द कॉज ऑफ वरी। सोसाइटल वेलबींग पे नहीं जा रहा है। तो जीडीपी एक एलिगेंट सिंपल मैट्रिक है, अच्छा इंडिकेटर है इकोनॉमिक प्रोग्रेस का, जिससे हम कंट्रीज नेशंस को कंपेयर भी कर सकते हैं। But a compulsive chase for GDP growth at all cost can be counterproductive, since it is not a holistic but a misleading measure. As the saying goes, when a measure becomes a target, it ceases to be a good measure. Note down this line. So this is about GDP. तो ये जो ऑब्सेशन हो गया है जीडीपी का, ये अनहेल्दी है, डेंजरस है डेमोक्रेसी के लिए। एवरेज पर्सन में 1-to-1 डेमोक्रेसी एक्सुबरेंस जो जीडीपी ग्रोथ का होता है, ये बैकफायर कर सकता है। जनरल पब्लिक मेल्टडाउन भी होता है, जैसा कि श्रीलंका में देखने को मिला। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना ज़रूरी है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी स्प्रेड करना ज़रूरी है। वर्ल्ड बैंक एंड IMF जो होते हैं वो प्रोक्लेम करते हैं जीडीपी ग्रोथ के हिसाब से कौन सी फास्टेस्ट है, कौन सी स्लोएस्ट है। बट द पॉइंट इज़, इन सब का कुछ टाइम पे कोई मीनिंग ही नहीं रह जाएगा अगर इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो द पॉइंट इज, रेलेवेंस खो देगा जीडीपी नंबर भी, बिकॉज ये एक्चुअल पिक्चर नहीं बता पाएगा। देन इसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस 2008 में भी बताया था इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड सोशल प्रोग्रेस भी हम उसमें इंक्लूड करें। देन अमर्त्य सेन साहब, इन्होंने बोला एक और कॉम्प्रिहेंसिव इंडिकेटर हमें प्रिपेयर करना चाहिए जो जीडीपी का ऑल्टरनेटिव हो। जैसे भूटान है, भूटान ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स की भी बात करता है, ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स। सो द आइडिया इज, अवर क्राइटेरिया क्या है, मैट्रिक्स क्या है इकोनॉमी ग्रोथ को जानने का। अदरवाइज फॉल्स जिस इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस होते हैं जो ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशंस को रिफ्लेक्ट भी नहीं करते हैं।
और फिर पॉलिटिसाइजेशन भी होता है तो इकोनॉमिक्स यहाँ पे डिफीट हो जाती है। सो द आइडिया इज़ कि जो जीडीपी बताना चाहती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट, वो दोनों में सिंक होना चाहिए। द यूएस सर्च फॉर अ न्यू रोल इन वेस्ट एशिया। अब यहाँ पे यूएस पॉलिटिक्स चल रहा है। यूएस के साथ दो प्रॉब्लम हो रही है, एक तो चाइना का राइज, और जो यूएस ट्रेडिशनली वर्ल्ड पुलिस या वर्ल्ड डोमिनेंस था उसका, मॉनेटरी एंड में भी, फाइनेंस एंड में भी और मिलिट्री एंड में भी, इसको अब कॉन्टीन्यूसली चैलेंजेस किया जा रहा है रीजनल पावर्स के द्वारा भी, और रशिया का रिसर्जेंस है। तो यूएस जैसे मिस्टर बाइडन और क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी, इन दोनों में डिफरेंसेस थे बहुत ज़्यादा, बट अब उन डिफरेंसेस को दूर करके ये कंट्रीज़ आपस में मिल रहे हैं, बिकॉज दूसरा एंगल एक और क्या आ गया, ईरान का। तो इज़राइल, सऊदी, यूएसए, ये सब मिलके ईरान लेड रशिया, और इस ग्रुप में फर्दर इन फ्यूचर क्लैशेस हो सकते हैं। प्रॉक्सी वॉर तो चल ही रहा है, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आ सकती है। तो बाइडन का जो ट्रिप है वो यही था कि वेस्ट एशिया में, बिकॉज फॉसिल फ्यूल के भी डेज नंबर्ड है, तो यहाँ पे नए टाइज बनाए, नए फ्रेंड्स बनाए, अपॉर्चुनिटीज़, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी यहाँ पे सिक्योर करें। तो दिस इज़ अ टो होल्ड। इट मे वेल बी अ वाइज चॉइस इन द एंड इफ इट ट्रांसलेट्स इनटू डोमेस्टिक पॉलिटिकल सपोर्ट इन द यूएसए। अब प्रॉब्लम क्या है, यूएसए में अभी चुनाव भी होंगे, है ना, चुनाव भी होंगे, और बाइडन एंड देन हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप भी वापस आए। अ पाथ टू ग्लोबल कनेक्टिविटी, यहाँ पे बात है 5G नेटवर्क जो है लोअर अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट। अगर हम, जैसे कल हमने देखा था, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बिछाने में कितना दिस एक्सपेंसेस भी होते हैं और डिफ़िकल्टी भी आती है। सो व्हाई नॉट वी फोकस ऑन सैटेलाइट। जो 5G है वो सैटेलाइट के थ्रू भी रिले हो सकता है। सो कम्युनिकेशन में अगर सैटेलाइट आएगा तो इससे कितने बेनिफिट होंगे, सर्विस कंटिन्यूटी बढ़ेगी, यूबिक्विटी सब जगह सैटेलाइट प्रोवाइड कर पाएगी, वरना फाइबर लगाने में तो डिफ़िकल्टी आती है, कई बार सोसाइटीज़ में ही नहीं डिलीवर हो पाता है, एक जगह नहीं है। स्केलेबिलिटी बहुत अच्छी होगी, सारे लोगों को 7 बिलियन 8 बिलियन पीपल को हम सैटेलाइट से कनेक्ट कर पाएंगे। तो हमें इस एरिया में बढ़ना चाहिए। वैसे कुछ कंपनीज हैं, स्टारलिंक वगैरह है एलोन मस्क का, दे आर डूइंग दिस जॉब, बट एक सिस्टमेटिक गवर्नमेंट बैक्ड अगर होगी चीज़ें तो बेहतर होगा। ओके, एंड जो सेकंड चीज़ है वो ये है कि इंडिया भी स्पेस का डेमोक्रेटाइजेशन जो हो रहा है उसमें वर्क कर रहा है, ISR। दो चीज़ यहाँ पे लिखा है कि नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी है, एक इकोसिस्टम बनाया जाए सैटेलाइट मैन्युफैक्चरर का और स्पेस एजेंसीज भी, प्राइवेट पीपल भी, जो ऑपरेशंस को डेमोक्रेटाइज करें। प्राइवेट सेक्टर का भी इन्वेस्टमेंट है। अब इसमें दो हैं, एक NSIL है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, 2019 में बनी थी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर है। ये क्या करेगी, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ISRO सेपरेट है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड क्या करेगी, डिमांड ड्रिवन मॉडल और कमर्शियलाइज करने की कोशिश करेगी स्पेस ऑपरेशंस को। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस 2020 में एक नई रेगुलेटरी बॉडी भी लेके आया जिसका नाम है इन स्पेस, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। तो ये कमर्शियल वर्क भी कर रही है, और इन स्पेस क्या करेगा, ये प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट प्लेयर्स जो इसमें आना चाहते हैं उनको भी रोप इन करेगा इन स्पेस। सो वी आर ट्राइंग कि जैसे स्पेस एक्स है और नासा का कोलैबोरेशन होता है, ऐसे इंडिया में भी कुछ कंपनीज एटसेट्रा आए। सो दिस इज अ पाथ टू ग्लोबल कनेक्टिविटी। LPG हिट्स 1000 रुपये हो गया है और रिफिल अब बहुत बड़ी डिफिकल्टी होगी। कंटेमिनेटेड वाटर, दिस इज अटैक्स ऑन माइग्रेंट्स, टाइगर डेथ, मनी लॉन्ड्रिंग एंड बॉर्डर कंस्ट्रक्शन। डिस्कॉम का हेल्थ अच्छा नहीं है। अब अगेन प्रॉब्लम क्या होता है, जो डिस्कॉम होते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं। एक पावर जनरेशन होता है और एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती है। इन्होंने बिजली बना दी और ये बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अब जो डिस्कॉम्स हैं ये डिस्कॉम्स अगर बिजली का डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो चैलेंजेस क्या आते हैं, पहला बिजली चोरी, दूसरा एफिशिएंसी नहीं होती तो लॉसेस होते हैं, और बाकी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस भी होता है। इससे क्या होता है, डिस्कॉम्स कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं होते। तो एक आई थी उदय योजना, उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना। सो द पॉइंट इज अगेन, कई बार क्या होता है, जैसे फ्रीबीज का भी कल्चर होता है, तो जो इलेक्ट्रिक कंपनीज हैं, डिस्कॉम्स हैं या फिर प्रोडक्शन कंपनी है, वो एक्स्ट्रा भार को वहन नहीं कर पाते, लॉस मेकिंग में चले जाते हैं और उनकी इकोनॉमिक हेल्थ डिटीरियोरेट हो जाती। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ
साउंड इकोनॉमिक्स होना ज़रूरी है, सस्टेनेबिलिटी होना ज़रूरी है, वरना चीज़ें लास्ट नहीं करती फिर। सो दिस इज़ म्यांमार एंड इट्स आफ्टरमैथ, दिस इज़ म्यांमार। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में आज ये बताया है कि जैसे एक टर्म हमने पढ़ा था ना, सेकंड ब्रेन। सेकंड ब्रेन टेक्नोलॉजी पे हम इतने डिपेंडेंट हो गए हैं, ऑटोमेटाइजेशन एट्सेट्रा, वो हमारे पर्सनल असिस्टेंट्स की तरह वर्क कर रहे हैं। चाहे गूगल का गूगल टॉक हो गया, गूगल, एंड देन एंड्रॉयड में एंड्रॉयड में गूगल हो गया, देन एक एलेक्सा भी है, एक कोर्टाना है माइक्रोसॉफ्ट, एक सीरी है। सो द पॉइंट इज़ कि टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा दिस से हो गया हमारी डे टू डे लाइफ में भी, डे टू डे रूटीन में भी। ऑनेस्ट जर्नलिज्म होना चाहिए, मीडिया मस्ट नॉट यील्ड टू प्रेशर। प्लस व्हाट इज़ न्यूज़, व्हाट इज़ जर्नलिज्म, ये कभी भी कलर्ड नहीं होना चाहिए। कलर्ड नहीं होना चाहिए, कलर्ड इन द सेंस कि आप अपने व्यू पॉइंट से जो एग्जैक्ट न्यूज़ है उसको ट्विस्ट करने की कोशिश करें। दिस शुड नॉट बी देयर। जैसा न्यूज़ है एज इट इज़ उसको व्यूवर्स तक पहुंचाना इज़ ट्रुथफुल ऑनेस्ट जर्नलिज्म। Then center to buy these many arms, fellowship delay, hit research scholar. Then this is against ritual animal killing इस पे अभी डिस्कशन हो रहा है। एंड इंडिया एड्स 5 more रामसर साइट। मैंने एक वीडियो भी सेंड किया है टेलीग्राम चैनल पे। रामसर साइट्स इंपॉर्टेंट है, सारी रामसर साइट्स आपको पता होना चाहिए। लास्ट 5 रामसर साइट्स तो बिल्कुल पता होना चाहिए। दीज आर रामसर साइट्स। ओके, रामसर साइट्स भी होती है और एक मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड भी होता है, मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड एंड रामसर साइट। वंदे भारत का नया ट्रेन आ रहा है। जनरेशन ऑफ यूनिक डिसेबिलिटी आईडी रैम्प्ड अप। थर्ड पार्टी ज्वाइनिंग सीपैक इज इनहेरेंटली लीगल। अब देखो, मैं जो लैंग्वेज यूज़ करता हूँ, जो बताता हूँ आपको, वो हमेशा दिस एमईए ऑफिशियल लाइन होती है हमारी। मैं कितने दिनों से ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि सीपैक देखो इलीगल है, सीपैक इलीगल है। अब देखो ऑफिशियल अरिंदम बागची साहब ने स्टेटमेंट दे दिया, थर्ड पार्टीज ज्वाइनिंग सीपैक इज इनहेरेंटली इलीगल। सो दैट इज़ वाई न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। इस इकोसिस्टम को समझना ज़रूरी होता है। फॉर्मल वे में सिलेबस के विद इन रह के हमें सोचना चाहिए, ताकि सबकॉन्शियस वे में भी हम इसमें सिंक हो जाएं, जो एग्जाम का डिमांड है। EU to reduce gas use by 15% over threats of supply cuts by Russia। डे 1 से जब से क्राइसिस हुआ मैंने यही बताया था कि ये डिकपल होना इट्स नॉट दैट इजी। प्रैक्टिकल चैलेंजेस आएंगे। यूरोप डिपेंडेंट है रशिया पे और ये सैंक्शंस रिजीम कभी काम नहीं करती है। सो दिस इज दैट। सी, तो अभी ग्रेजुअली बात कर रहे हैं कट करने का, लेट अस सी आगे क्या होता है। देन सी इंडोनेशिया चाइना प्लेज डीपर टाइज। अभी सो सबसे बड़ा जो कॉज ऑफ वरी अगर इंडिया को है तो वो है दिस कंट्री। वी शुड फोकस अवर टाइम एनर्जी एंड रिसोर्सेज टू प्रिपेयर फॉर दिस कंट्री। देन रशिया टू लीव ISS आफ्टर 2024, फोकस ऑन बिल्डिंग ओन आउटपोस्ट। बांग्लादेश को इतना मिलियन लोन चाहिए IMF ऐसे उसके रिजर्व श्रिंक हो रहे हैं। तो सी द प्रॉब्लम, इकोनॉमिक क्राइसिस। श्रीलंका में सी डिफिकल्टी, ट्रंप वापस दिस बैक। देन IMF कट्स आउटलुक फॉर ग्लोबल ग्रोथ, फ्लैग्स रेसेशन रिस्क। तो इकोनॉमिक डिफिकल्टीज। देन वन वेब है, L&T है। टेक्सटाइल सेक्टर टू वर्क ऑन रेजिंग कॉटन आउटपुट। ये दिख रहा है ना, इसको कॉटन बेल बोलते हैं, बेल। इसी में पिंक बॉल वर्म हो जाता है, दिस इज बेल। तो ये जो कॉटन है, कॉटन क्रॉप है, इस पे एक शॉर्ट नोट बनाइए कि कॉटन क्रॉप किस टाइप की क्रॉप है, राबी खारिफ जायद, ये किस सॉइल में मिलती है, किस एरिया में मिलती है, गेस्टेशन पीरियड कितना होता है, लाइक दैट। कॉटन थ्रेड्स क्या होते हैं, BT कॉटन क्या होता है, एक वेरी शॉर्ट कंसाइज नोट प्रिपेयर ऑन कॉटन। Then this is sports and this is sports, all right। So this is sports। ये अर्बन फ्लड्स है, बिफोर फ्लड, जैसे NDMA ने ट्वीट भी किया था, ये सारी चीज़ें हमारे पास रेडी होनी चाहिए। दीज आर फर्स्ट एड मेजर्स। देन ये कारगिल है, कारगिल दिवस था अभी। बॉडीज बैटर्ड एंड माइंड्स शैटर्ड, दे कैरिड ऑन कॉज विक्ट्री मैटर्ड। The heights stay frozen not with ice but by their blood and sacrifice. Sons and fathers like you and me conquered the peaks and set them free. Too many did we lose, too many did we bleed, but they cared not for them or for their own need. Fight they did till their last breath out, without a question nor a doubt. Tear-soaked letters did their families receive, written a few hours before battle eve. Each letter has a story to tell, each word worth its weight in gold. Oh, how lucky they are if they could be told. Because the sun came later after a lag,
enclosed in a coffin, draped in a flag. Forget them not, nor their deeds of yore, they must be made a folklore. For it is the least we can do for those who died with the flag in the mind and the rifle by their side. Bodies battered and minds shattered, they carried on, cause victory mattered. Kargil victory. So this is 27th of July 2022. Thank you so much for watching this video. Take care. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.